अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चलिए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ एक इंडिविजुअल वेव को स्टडी की कि एक इंडिविजुअल वेव इस मीडियम के अंदर आ रही थी, तो वो मीडियम का वेव का जब क्रेस्ट आएगा तो मीडियम का पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, जब वेव का ट्रफ आएगा तो मीडियम का पार्टिकल भी नीचे जाएगा। ये एक वेव की वजह से मीडियम में प्रोड्यूस होने वाला डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? जैसे मैं खड़ा होकर इस मीडियम के अंदर बात कर रहा हूं तो साउंड वेव यहां पर जनरेट हो रही है। साउंड वेव की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर एक सोर्स है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल सोर्सेस हो तो, जब दो या दो से ज्यादा वेव एक ही मीडियम में एक साथ वर्क कर रहे हो तो ये पार्टिकल पर इस साइड से एक वेव आई, उस वेव ने अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, इस साइड से एक दूसरी वेव आई, उसने अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हमारे सामने सवाल है। जैसे मैं खड़ा हूं, एक बंदा मुझसे बात कर रहा है, मैं उसकी आवाज अच्छे से सुन पा रहा हूं, वो क्या बोल रहा है वो समझ पा रहा हूं, साथ में दूसरा बंदा भी आ गया, दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, तो मुझ पर उसका क्या इफेक्ट होगा? यही चीज सुपरपोजिशन के अंदर हमको सीखना है। जैसे एक अच्छाई, उसके साथ दूसरी अच्छाई मिल जाए। एक आदमी रमजान के अंदर है, रमजान में रोजे रखते हुए वो ज़कात दे तो क्या होगा? रमजान में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। मतलब दो अच्छाइयां जब एक साथ मिल जाती हैं तो अच्छाई में इजाफा होता है। और वही एक आदमी पहले ही गुनहगार, कबीरा गुनाह करते करते दो गुनाह एक साथ कर ले तो गुनाह का इफेक्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुनाह अगर करना है, मजबूरी है, करना ही है, तो इनफिरादी तौर पे करो, मजमुए में मत करो। 10-15 लोग मिलकर गुनाह कर रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है उससे। एक आदमी नेकी कर रहा है, साथ में गुनाह कर रहा है, ये पॉजिटिवनेस, ये निगेटिवनेस, तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो जैसा कहा गया ना, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, के नेकियां बुराइयों को खा जाती है या बुराइयां नेकियों को खा जाती है, ऐसा मतलब समझ सकते हैं उसका। यही चीज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर देखना है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में होगा क्या? जब दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ किसी एक पॉइंट पर आएंगे तो वहां का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी स्टडी हमको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर करना है। देखो, दो लोग मेरे साथ बात कर रहे थे, मैं दोनों की बात समझ नहीं पाया, तो मैं क्या करता हूं, तुम खामोश रहो, हाँ तुम बोलो, अच्छा ये बोल रहे थे अब तुम बोलो। यही काम हमारा पार्टिकल ऑफ वेव करता है। जब उस पार्टिकल पर दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ आते हैं तो वो ऐसा कंसीडर करता है जैसे कोई एक ही वेव आई, वो उसका डिस्प्लेसमेंट वहां प्रोड्यूस कर लेता है। अब वो बोलता है अच्छा अब तुम खामोश बैठ जाओ, तुम आए ना, हाँ तुम तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करो। इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होगा। ये कहलाया जाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेव का पार्टिकल या मीडियम का पार्टिकल कैसे बिहेव करता है? जैसे दोनों वेव अकेले अकेले आए, दोनों वेव इंडिविजुअली वहां पे आए हैं, दोनों वेव इंडिविजुअली अपना डिस्प्लेसमेंट वहां प्रोड्यूस करते हैं, और उस पॉइंट पर आने वाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन। यही कहलाया जाता है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप मेरे साथ कॉपी कर लें। व्हेन टू और मोर वेव्स arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement independent of the other, and the resultant displacement at that point, जी आगे क्या होगा? at that point is equal to वेक्टर सम ऑफ हाँ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव मतलब मैं y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, नहीं, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, इन दोनों का वेक्टर सम लेना है, इसलिए बार लेना कंपलसरी है। इसकी बात आपको आगे समझ आएगी। वेक्टर सम में होता क्या है? जैसे मैं मास को मास में ऐड कर लूं, मास बढ़ जाएगा, लेकिन दो फोर्सेस को एक साथ लेकर आ जाऊं तो जरूरी नहीं है कि फोर्स बढ़ जाए। ये मार्कर है, इस पर इस तरफ से फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स भी इसी तरफ से लग रही है, दोनों फोर्सेस ऐड होंगे। इस तरफ से फोर्स लग रही है, इस तरफ से फोर्स लग रही है, हालांकि दोनों फोर्सेस एक साथ आए
एडिशन होना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट सब्सट्रैक्शन का होगा क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, वहां वेक्टर एडिशन होता है। तो ये लॉ कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब दो या दो से ज्यादा वेव एक ही पॉइंट पर एक साथ आते हैं तो हर वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, हर वेव अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। उसको दूसरों से मतलब नहीं होता, जैसे दूसरे वहां पर आए ही नहीं। एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर आने वाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वजह से आने वाला कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव। ये दोनों वेव की वजह से आने वाला इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, आप उनको ऐड कर लो। वेक्टर एडिशन करना है तो आपके पॉइंट का वहां पर क्या मिलेगा? आपको वहां पर मिलेगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यह कहलाया जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अगर वेव के केस में सुपरपोजिशन है तो हम उसको सुपरपोजिशन का नाम देते हैं, लेकिन अगर लाइट के केस में ये चीज हो तो हम उसको इंटरफेरेंस का नाम दे रहे हैं। तो इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। सिर्फ इंटरफेरेंस क्या में होता है? लाइट में होता है, और सुपरपोजिशन वेव्स में होता है। बाकी सारी वेव्स में सुपरपोजिशन होगा, लाइट के केस में उसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस। तो दो तरह के सुपरपोजिशंस बनते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो देखें, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये हमारी पहली वेव, इसको मैं नाम देता हूं, डिस्प्लेसमेंट को नाम देता हूं y1। इसके साथ एक दूसरी वेव आई, दूसरी वेव भी कुछ ऐसी है, इसको मैं नाम देता हूं y2। ये हमारा पार्टिकल ऑफ द मीडियम थे। अब होगा क्या? ये वाला पार्टिकल सभी पार्टिकल ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि कोई एक वेव आई, तो जब पहली वेव आएंगे तो ये पार्टिकल यहां तक चला जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उसको। अब दूसरी वेव आई, उसने यहां के पार्टिकल को और ऊपर उठा लिया, मतलब आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे मिलेगा। ये दोनों वेव को सीधा सीधा ऐड कर लो, यहां दोनों जीरो तो ये भी जीरो, यहां ये इतना, यहां ये इतना, तो यहां वाला पार्टिकल दोनों के एडिशन के साथ, उसके बाद दोनों के एडिशन के साथ, फिर दोनों के एडिशन के साथ, फिर यहां पे देखो कम 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 कम, इस तरह का मूवमेंट मिल रहा है। ये है हमारा क्या? ये हमारा y2 है, तो ये हमारा y इज इक्वल टू y1 प्लस। ऐसा अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में होगा क्या? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाएंगी। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो डबल हो जाएंगी। एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो क्या होगा? तो ये होगा कि दोनों का एम्पलीट्यूड एडिशन के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। ओके, ये कहलाया जाता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या मिलती है? जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से आकर टकराता है। क्रेस्ट का काम क्या? क्रेस्ट का काम यह है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देना। तो एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से आकर टकराए, या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से आकर टकराए। ट्रफ का काम क्या? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देना। देखो ये भाई साहब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। अगर दो क्रेस्ट आकर एक दूसरे से मिलेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी क्रेस्ट के फॉर्म में होगा। जब दो ट्रफ आकर मिलेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी ट्रफ के फॉर्म में होगा। जब दो अच्छे लोग आकर मिलेंगे तो अच्छाई बढ़ती है। जब दो बुरे आकर मिलते हैं ना, वो मिलकर कभी भी अच्छा काम नहीं करते, वो और बुरा काम करते हैं। यही काम रियल लाइफ में भी होता है। सुपरपोजिशन ये बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन क्रेस्ट ड्यू टू वन वेव, व्हेन जी क्रेस्ट ड्यू टू वन वेव coincides with हाँ crest due to other, crest due to other, और या फिर trough due to one wave, trough due to one wave हाँ coincides with जी coincides with trough due to other, trough due to other, तो क्या होगा? then the resultant displacement at that point increases. such superposition is called क्या कहलाया जाता है? ये इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव
सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में इक्वेशन क्या मिलेंगी, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये इक्वेशन मिलेगी किसमें, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में। ये हमारे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की डायग्राम बनती हैं। अगर वो स्टेट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, तो आप सुपरपोजिशन की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने पहले लिखा था। उसके बाद उसके दो टाइप लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये डायग्राम बनाएंगे, या आप इसी डायग्राम को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि दो वेव का ट्रफ एक साथ आकर मिल जाए। अभी तो हमने क्रेस्ट के साथ देखा, इसको बस रिवर्स कर दो। मान लीजिए कि ये हमारी पहली वेव है जिसका पहले ट्रफ आ रहा है, ये दूसरी वेव है उसका फिर क्रेस्ट आ रहा है। ये किसी और वेव से आकर मिली जिसका भी पहले ट्रफ आ रहा था, बाद में उसका क्रेस्ट आ रहा था। ये पहले ट्रफ फिर क्रेस्ट, ऐसे दोनों के ट्रफ आकर मिले तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ट्रफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्रेस्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। याद रखें कि इसके अंदर टाइम पीरियड या ओमेगा के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में होता है। चलिए अब काम की बात, अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो फेज डिफरेंस इन दो वेव के बीच में कितना होना चाहिए। फेज डिफरेंस के माने क्या है, फेज डिफरेंस के माने ये है कि पार्टिकल कहां पर है और कहां मूव कर रहा है। देखो ये सारे पार्टिकल, ये पार्टिकल भी मीन पर, ये पार्टिकल भी मीन पर, ये पार्टिकल एक्सट्रीम पर, ये भी एक्सट्रीम पर, ये मीन पर, ये मीन पर, मतलब ये सारे पार्टिकल एक ही पोजीशन के ऊपर है। यहां वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पर तो दूसरी वेव का भी पार्टिकल एक्सट्रीम पर, ये वाला पार्टिकल मीन पर तो दूसरी वेव का भी पार्टिकल मीन पर ही है। मतलब ये दोनों इन फेज है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की डेफिनेशन ऐसे लिखूं, व्हेन टू और मोर वेव्स अराइव्स एट अ पॉइंट इन फेज, अगर दो या दो से ज्यादा वेव एक ही पॉइंट पर इन फेज आते हैं, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। दोनों क्रेस्ट पर होंगे ठीक है, या दोनों ट्रफ पर होंगे ठीक है, दोनों मीन पोजीशन पे होंगे तब भी ठीक है। शर्त यह है कि दोनों का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए बस। अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है तो होने वाला सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो होने वाला कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। इसको आप लिख ले प्लीज, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 0। चलिए क्या सिर्फ 0 हो तभी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, जरा ध्यान दे। मान लीजिए ये हमारी पहली वेव है ठीक है, दूसरी वेव ना कुछ यहां से शुरू हो रही है, कुछ ऐसे, ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, थोड़ा सा मेट देता हूं मैं इसको जी। दूसरी वेव मान लो यहां से शुरू हो रही है, लेकिन आज जब ये यहां पर आई, जब वो एक दूसरे के साथ आकर मिले हैं, इतना डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दो वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। ये तो 0 डिग्री से शुरू कर रही है और ये यहां से शुरू कर चुकी है, मतलब 180 180 360 आगे चल रही है, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ 360 डिग्री, दूसरे अल्फाज में 2 पाई रेडियंस का हुआ। तो अगर फेज डिफरेंस 0 हो, या तो 2 पाई हो, या तो 4 पाई हो, या तो 6 पाई हो, चलते जाओ आगे आखिर तक। अगर फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, दो वेव का जिनका टाइम पीरियड सेम है, एम्पलीट्यूड चाहे अलग हो, तो होने वाला सुपरपोजिशन कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या तो 4 पाई हो, या तो 6 पाई हो। इसको हम कहते हैं कि हमारा फेज डिफरेंस कितना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। 0 2 4 6 इवन में चल रहा है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर फेज डिफरेंस होगा तो होने वाला सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। मुझे बताए प्लीज कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। पाथ डिफरेंस तो 0 हो, या तो पूरी एक वेव कवर हो जाए, मतलब लैम्बडा, 2 पाई मतलब लैम्बडा होता ना, 4 पाई मतलब 2 लैम्बडा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो, 0 हो, लैम्बडा हो, 2 पाई हो, 2 लैम्बडा हो, 3 लैम्बडा हो, 4 लैम्बडा हो, चलते जाए आखिर तक। यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा अगर होगा तो होने वाला सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो ये तो था पहला सुपरपोजिशन। चलिए दूसरे सुपरपोजिशन में लिखता हूं जिसको हम नाम देंगे क्या, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होगा, व्हेन क्रेस्ट ड्यू टू वन वेव कोइंसाइड्स विथ ट्रफ ड्यू टू अदर, क्रेस्ट ड्यू टू वन वेव कोइंसाइड्स विथ ट्रफ ड्यू टू अदर, और ट्रफ ड्यू टू वन वेव कोइंसाइड्स विथ crest due to other, crest due to other, then the resultant displacement at that point g decreases
at that point decreases, such superposition is called destructive superposition. destructive superposition. ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, इतने चेंजेस हैं। तो एक डेफिनेशन याद करो, एक फ्री पाओ, वन टू वन। डायग्राम कैसे मिलेंगे इसकी? ये मान लीजिए पहली वेव आई थी, इसका एक क्रेस्ट है, उसके बाद कौन है? ट्रफ है। दूसरी वेव का क्या आया? क्रेस्ट कोइंसाइड होना चाहिए ट्रफ पर, क्रेस्ट आ गया ट्रफ के साथ, ट्रफ आ गया क्रेस्ट के साथ, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ऐसा हो सकता है या जीरो हो सकता है, जो भी हो। ये है हमारा y1, ये है हमारा y2, तो y कितना होगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस, नहीं, y1 माइनस y2। अब जरा ध्यान दे, इधर हुआ क्या? क्रेस्ट आया, क्रेस्ट का काम क्या है? मीडियम के पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव करना। क्रेस्ट आया, क्रेस्ट ने बोला भाई साहब ऊपर चलो, उन्हें बोला ठीक है हम ऊपर आ जाते हैं। ट्रफ आया, ट्रफ ने बोला तो ऊपर क्या कर रहे, नीचे आओ, तो नीचे आ गया, तो मीन पोजीशन पे जा गया ना। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो कोई भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा, लेकिन ये दोनों के कंपेयर में कम होगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां पर इस वेव को पीछे की तरफ बनाऊं तो ये वेव यहां से शुरू हुई तो कितना चल गई है? ये 180 डिग्री, मतलब पाई चली गई ना, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए। या तो और पीछे लेकर चलो तो एक वेव फॉर्म होगी, मतलब 2 पाई प्लस पाई, इसके पीछे पूरी एक वेव बन सकती है ना। तो अगर फेज डिफरेंस कितना हो? पाई हो, या तो 3 पाई हो, या तो 5 पाई हो, चलते जाओ आखिर तक। पाथ डिफरेंस के फॉर्म में क्या? पाथ डिफरेंस के फॉर्म में पाई मतलब लैम्बडा बाई 2, 3 पाई मतलब 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, तो होने वाला क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ये भाई साहब नेकी कर रहे हैं, इन्होंने दरिया में डाल रहे हैं, बात एक ही हो गई, नेकी करो गुनाह करो। लेकिन बात यह है कि किसका इंटेंसिटी, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? अल्लाह ताला 50-50 पे फैसला करने वाले हैं। अब होगा क्या? नेकिया भाई साहब लेकर आ रहे हैं, साथ में गुनाह भी आ रहे हैं, तो नेकिया गुनाह को खत्म कर दी, खत्म कर दी, खत्म कर दी। कोई भी एक बच गया तो आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आ गए। अगर क्रेस्ट वाला बच गया तो वेव ऊपर, ट्रफ वाला बच गया तो फिर डायरेक्शन ही बदल जाएगा, इधर के बजाय उधर चले जाएंगे। तो ये कहलाया जाता है क्या? सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। चलिए, अहम सवाल यह है यहां की इंटेंसिटी के ताल्लुक से। इंटेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं सुपरपोजिशन के अंदर। चलिए, हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव से पहले, चूंकि वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, तो हमने एक टॉपिक कवर किया था कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। उसमें हमने देखा था जब 2 या 2 से ज्यादा SHM एक जगह आ जाते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी SHM के फॉर्म में होता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड बदल जाता है, फेज डिफरेंस बदल जाता है। ये उसकी डेरिवेशन है, आप इस कार्ड पर क्लिक करके वो डेरिवेशन देख लें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको वो डेरिवेशन याद होंगी। तो मुझे बताओ तो सही, अगर 2 SHM है, पहले वाला SHM है x इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1, दूसरा है x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi2। तो यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलता है? स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ दोनों के फेज एंगल का डिफरेंस। यही चीज यहां भी काम आएगी। 2 वेव हैं, 2 वेव मतलब पार्टिकल तो SHM ही करने वाले हैं और आने वाला पार्टिकल भी SHM ही करने वाला है, तो यही चीज यहां भी काम देंगी। ये होगा हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। चलिए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैं इसका r स्क्वायर लिख लूं तो क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, बराबर ना। तो ये कौन सी होंगी? ये होंगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब पहले वाले वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी, टू एज इट इज। जब a1 स्क्वायर इज इक्वल टू i1 हो रहा है तो a1 क्या होगा? a1 होगा अंडर रूट i1, a2 क्या होगा? अंडर रूट, मतलब कॉमन स्क्वायर रूट ले लूं। ये फॉर्मूला मिलता है हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करना है तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, आगे चलते रहो। हम यहां पे 0 लिख लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैं बहुत सारा लिखा नहीं रहा, आप लोगों को पता है, शॉर्ट में लिखा रहा हूं। मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछा तो आप यहां लिख सकते हैं पूरा। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी द सुपरपोजिशन शुड बी कंस्ट्रक्टिव, फॉर दैट द फेज डिफरेंस शुड बी 0, 2 पाई, 4 पाई, लंबा चौड़ा लिख सकते हैं।
लेकिन हम लोगों को सिर्फ समझना है तो मैं लिखा नहीं रहा। आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2। मान लीजिए यहां पर कितना आया, यहां पर आया 0, 2 पाई के लिए भी वही होगा, 4 पाई के लिए भी वही होगा। cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो यहां 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलेंगी, हाँ जी, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेंगी, पहले वाले का स्क्वायर i1, दूसरे वाले का स्क्वायर i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। इसको हम लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल्स टू कितना, आई आर इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, बराबर लिख सकता हूं ना ऐसा। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ध्यान देने की बात क्या है, अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो वहां पर दोनों वेव की इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एडिशन नहीं होता, उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी हमको मिलती है। थोड़ा सा ध्यान दें, पहली वेव की इंटेंसिटी i1 थी, दूसरी वेव की इंटेंसिटी i2 थी, तो हमको क्या लग रहा है, इंटेंसिटी में एडिशन होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी सिर्फ इतनी मिलनी चाहिए थी हमको i1 प्लस i2, लेकिन मिली क्या, साथ में ये वाला टर्म भी मिला, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों के इंडिविजुअल इंटेंसिटी से भी ज्यादा होती है। जब दो अच्छे लोग मिल जाते हैं ना तो दोनों की अच्छाई तो मिल जाती है, साथ में कुछ एडिशनल टर्म अल्लाह ताला तोहफे में दे देते हैं, तो अच्छे लोगों का साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला टर्म एडिशनल मिल जाता है, तो यहां पे आपको थ्योरी क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दोनों की इंटेंसिटीज का एडिशन होगा। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दोनों की इंटेंसिटी का एडिशन नहीं होगा, उनके एडिशन से भी ज्यादा होगा, दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एडिशन के साथ भी कुछ तो भी एक्स्ट्रा टर्म आपको मिला। मान लीजिए कि यहां पे हम मिनिमम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, मिनिमम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब कॉस का, जब फेज एंगल कितना होता, पाई, 3 पाई, 5 पाई। कॉस ऑफ पाई कितना होता, कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस ऑफ पाई -1। जब ये -1 हो जाएगा तो ये वाला टर्म माइनस के साथ, ये वाला टर्म माइनस के साथ, ये वाला टर्म माइनस के साथ, बराबर। ये होगा हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। पूछे जाने वाला सवाल एम्पलीट्यूड का रेशो होता है, वो पूछता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशो तो बताओ कितना होगा। चलिए हम देखते हैं कि आई मैक्स और आई मिन उन दोनों का रेशो कितना होगा अगर सुपरपोजिशन हो रहा है। तो वो आपको दो वेव्स की इक्वेशन देगा और पूछेगा जब ये दो वेव एक साथ कंबाइन हुए तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो कितना हुआ। चलिए तो मैं वेव कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए पहले वाली वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1, और y2 कितना है, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi2। उसने क्या पूछा, उसने पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का रेशो। हमको पता है इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों के एम्पलीट्यूड का एडिशन और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय। अगर मैं आई मीन कहूं, मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब दोनों के एम्पलीट्यूड का माइनस होगा। लेकिन इंटेंसिटी लेना है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहां पे आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, इसको आप यूज करके भी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम और एक मर्तबा आगे लेकर जाएंगे। एम्पलीट्यूड का रेशो हमको निकालना होता है, तो क्या मैं इसको a1 प्लस a2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 लिख सकता हूं का होल स्क्वायर, बराबर ना। अगर मैं इस इक्वेशन को a1 से डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा, a1 बाय a1 1, या a2 से डिवाइड कर लेते हैं तो a1 बाय a2 जैसा का तैसा रखते हैं, और a2 बाय a2 1। ये तो हुआ न्यूमरेटर में डिवाइड करना। अब डिनोमिनेटर में डिवाइड तो क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 माइनस 1। ये a1 बाय a2 है ना, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशो, ये कहलाया जाता है r। तो r प्लस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या मिलता है, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मीन। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो ये हमारे पास मिल जाता है, समझ गया। चलिए तो ये है हमारे बेसिक कंसेप्ट हमारे सुपरपोजिशन के ताल्लुक से। हम आगे देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड है इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से। मेरे पास है पेज नंबर 812 मेरी एरएलएस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 बाय रूट a साइन ऑफ ओमेगा t। तो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट a साइन ऑफ ओमेगा t, हाँ जी, प्लस और माइनस 1 बाय रूट b
कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर आपको याद है जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन दिया था कि ये इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करती है। वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस b कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन भी एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करती है। वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना कहा था मैंने? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और डेल्टा कितना मिलता है? फेज एंगल tan इनवर्स ऑफ b बाय a। आप इसको भी यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा? 1 बाय अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट b का होल स्क्वायर, मतलब कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, मतलब कितना मिलेगा? a प्लस b अपॉन ए बी। ये आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं मिलता है या नहीं। सबसे पहले तो हम इन दो वेव्स को इंडिविजुअल बनाएंगे। तो y1 कितना होगा? 1 अपॉन रूट a साइन ऑफ ओमेगा टी, और 1 अपॉन y2 कितना? y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट b कॉस ऑफ ओमेगा टी। इन दोनों का एडिशन हो रहा है। इंडिविजुअल वेव्स ऐसे होंगे एसएचएम वाले। इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक कॉस के साथ है दूसरा साइन के साथ है, अलग अलग कंपेरिजन चल रहा है। इसको कॉस बनाओ या तो इसको साइन बनाओ। हमारी आम आदत कॉस को साइन बनाने की है, तो कैसे बनाएंगे? y1 तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये जो y2 है ना, y2 को क्या मैं 1 बाय रूट b, हमको पता है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? कॉस की जगह पर साइन, सॉरी यहां पर हम लिख लेते हैं कॉस की जगह पर साइन, और एंगल में क्या कर लेंगे? पाई बाई 2 को ऐड, बराबर ना? थीटा प्लस पाई बाई 2 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। ये तो ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर हो सकते हैं। चलिए, ये हुई पहली वेव, ये हुई दूसरी वेव। तो मैं आपसे पूछता हूं पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना? तो आप कहेंगे 1 अपॉन रूट ए। और पहली वेव का फाई कितना? तो आप कहेंगे 0। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना? तो आप कहेंगे 1 बाय रूट बी। और दूसरी वेव का फाई कितना? तो आप कहेंगे फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय। चलो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमको पता है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या? पहले वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड दूसरे वाले एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, बराबर है। चलिए, a1 स्क्वायर कितना होगा? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, a1 स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 1 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाय a, बराबर ना? a1 स्क्वायर वही तो किया हमने, कितना हो जाएगा वो? 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म। अब सवाल ये है, ये 2a1 a2 जैसे का तैसा, कॉस ऑफ एंगल कितना मिलेगा? फेज डिफरेंस दोनों के बीच का 90, कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म 0 बन गया। इससे हमारा बात यही वापस आ गई। तो दोनों का आंसर सेम मिलेगा ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी। तो आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं, करो, या हमारे सुपरपोजिशन से सॉल्व करते हैं, करो, आपके आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट वन? ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। समझ गया? ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुत आसान क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटरफियरिंग साउंड वेव्स आर y1 इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो दिया हुआ है y1 इज इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3 साइन ऑफ जी, कितना है वो? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इतना हमको दिया हुआ है उसने। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसने सिर्फ हमको एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा है। हमको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड दूसरे वाला एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, फाई 1 माइनस फाई 2 में लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड कितना है? 4 इंटू 3 कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच का फेज एंगल कितना मिल रहा है? पाई बाई 2। कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना होता? 0। कॉस ऑफ पाई बाई 2 यानी कॉस ऑफ 90 0, तो ये पूरा टर्म 0, मतलब कितना मिला? 16 प्लस 9 मतलब अंडर रूट ऑफ 25, मतलब r की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 5 इसका आंसर होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट वन। बहुत आसान क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आप लोग देख रहे हैं, 2 वेव्स हैविंग इक्वेशंस, 2 वेव की इक्वेशन दिए हुए हैं। क्या है इक्वेशंस वेव के?
x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1 और x2 कितना है, x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। ये दो वेव्स के इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इफ इन द रिजल्टेंट वेव द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स इक्वल, उसने कहा है कि जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों भी सेम है। कितना है, दो, जैसा कि इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड। उसने ये कहा है, क्या कहा है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब r इक्वल्स टू a उसने कहा है, ये कहा है उसने। देन द फेज डिफरेंस, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमको पता करना है, ठीक है ना। चलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो बताओ, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पहले वाले का एम्पलीट्यूड क्या है, a है तो a स्क्वायर, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड क्या है, a है तो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले का एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड, मतलब 2a स्क्वायर cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। उसने ये मेंशन किया है कि r भी कितना है, r भी a ही है तो r की जगह a लिख लो, स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर लो तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। करेक्ट है। ये a स्क्वायर गलत, क्या हो गया, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। ये a स्क्वायर चला गया तो कितने मिला, -1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ फाई 1 माइनस, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, -1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। हमको क्या निकालना है, हमको फेज डिफरेंस यानी फाई 1 माइनस फाई 2 की वैल्यू निकालना है। तो फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। अब बहुत आंसर सिंपल भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे। cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। cos आगे जैसे जाता है वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, यहां तक कि cos 90 कितना हो जाता है 0। उसके बाद वैल्यू कहां जाती है, निगेटिव में जाती है, मतलब हमारा जो भी एंगल आने वाला है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा एंगल होना चाहिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। π/6 कितना है, ये π/6 यानी 30 डिग्री। उसके बाद ऑप्शन सी π/4 यानी 45 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन बचा 2π/3, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है, क्यों सॉल्व करते हैं उसको। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट वन। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 waves are propagating to the point P, तो एक पॉइंट P है, इसकी तरफ 2 वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये एक्चुअली एक ही लाइन पर होंगे, हमने उसको समझने के लिए अलग अलग बनाया है। यहां से पॉइंट P की तरफ 2 वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। ओके A और B सोर्स का नाम दिया। द एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी वेव एट P इज A। इन दोनों की वजह से यहाँ जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो A है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव A इज इक्वल टू स्मॉल a। इन द सेम वे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव B इज इक्वल टू स्मॉल a, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। आगे देखें, एंड द फेज ऑफ A इज अहेड बाय π/3। उसने कहा है कि A का फेज B के कंपेयर में π/3 से आगे है। मान लीजिए कि फेज ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो फेज ऑफ B कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अहेड के माने यही हो रहा है ना। अब जरा ध्यान दो, अब बहुत अच्छी चीज है। एंड द डिस्टेंस ऑफ AP इज ग्रेटर देन BP बाय 50 सेंटीमीटर। AP का जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक आने का, BP वाले डिस्टेंस के कंपेयर में कितना ज्यादा है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है। उसने ये कहा है, सॉरी उसने A को अहेड कहा था ना, तो इसको हम 0 ले लेंगे और इसको ले लेंगे कितना, π/3। उसने A को अहेड कहा था इसलिए। अब जरा ध्यान दें, उसने ये कहा है कि AP कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा, 50 सेंटीमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा एज कंपेयर टू दिस वेव के। इसके माने क्या है, जरा ध्यान दें। ये हमारी मान लो पहली वेव थी, ये ऐसी आई। दूसरी वेव नीचे से आ रही थी, वो कुछ ऐसी इसी पॉइंट पर आ रही, लेकिन यहां से ये वेव ऐसी आई, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। बराबर, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, करेक्ट है। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि यहाँ पे पीक 1 है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देन द रिजल्टेड एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P विल बी इफ द वेवलेंथ इज 1 मीटर। तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ 1 मीटर दी हुई है और वेव कितना ज्यादा आगे चली, 0.5 से ज्यादा चली है। इसका मतलब हमारी वेव A कितना ज्यादा आगे चली, पाई फेज ज्यादा चली है। तो पहले ही उसका फेज डिफरेंस π/3 था, अब पाई और चल गई, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/3 प्लस पाई का फेज डिफरेंस हो गया। हमको रिजल्टेड एम्पलीट्यूड पता करना है। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ समझना ये जरूरी था कि यहाँ पर पाई क्यों ऐड करना।
क्यों ऐड करना, उसने ये कहा है कि पॉइंट ए से जो वेव यहां तक पहुंच रही है वो ना कितना ज्यादा चलकर आ रही है, 0.5 ज्यादा चलकर आ रही है। पॉइंट बी से आने वाली वेव पहुंच गई, लेकिन इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया 0.5 का, और एक वेव 1 मीटर की है, तो आधी वेव 0.5 की होंगी, मतलब 0.5, यानी इसका मतलब यह है कि वहां π/2 का फेज ऐड होगा। क्लियर? चलो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो आर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर, दूसरे का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड दूसरे वाला एम्पलीट्यूड, मतलब 2a स्क्वायर, कॉस ऑफ कितना एंगल, एंगल पाई प्लस π/3। अब मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। कॉस ऑफ सॉरी, या तो क्वेश्चन होगा, कॉस ऑफ पाई प्लस π/3 कितना होता है, चलो कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सही लिख रहा हूं मैं। कॉस ऑफ पाई कितना होता है जी, कॉस ऑफ पाई होता है -1, मतलब ये मिल जाएगा माइनस कॉस ऑफ π/3 कितना, मतलब कॉस 60 कितना 1/2 ना, तो -1/2 आ जाएगा। साइन 180 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, तो कितना बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। कॉस ऑफ पाई प्लस π/3 कितना हो रहा है -1/2, तो क्या मैं यहाँ -1/2 लिख लूँ, ये 2 खत्म, माइनस के साथ ये आ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा -a स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर खत्म, तो क्या मिला r इज इक्वल टू सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना a के बराबर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट के बारे में बताता है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटेंसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन है, बहुत आसान, शायद मुझे सॉल्व करना भी ना पड़े। 2 वेव्स हैविंग इंटेंसिटीज इन द रेशो, उसने कहा है 2 वेव की इंटेंसिटी, मान लो पहली वेव की इंटेंसिटी I1, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2, उसका रेशो दिया है 9/1। ठीक है, उसने पूछा क्या है, द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछा है। अगर मुझे इंटेंसिटी दी हुई है तो क्या मैं उससे एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूं। इंटेंसिटी का मतलब क्या, इंटेंसिटी का मतलब पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय दूसरे वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1, मतलब a1/a2 कितना, a1/a2 इज इक्वल टू 3/1, मतलब a1 कितना, a1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2। चलो हमको क्या निकालना है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशो निकालना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का एडिशन, मतलब a1 प्लस a2, ये तो हुआ एम्पलीट्यूड, लेकिन हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना चाहिए। मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो a1 माइनस a2 का स्क्वायर। a1 कितना है जी, a1 है 3 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a2 का स्क्वायर। 3 a2 और 1 a2 एडिशन करना आता है ना, तो 3 में कर दे तो 4, तो 4 a2 हो गया, 4 a2 डिवाइड बाय 3 a2 माइनस a2 2 a2, ये a2 झगड़े करके खत्म, 4/2 क्या बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो कितना आया 4:1 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 17। अभी जो क्वेश्चन हमने किया बस उसका रिवर्स है। 2 waves coming from 2 coherent sources having different intensities interfere their ratio of maximum intensity to the minimum intensity is 25। तो क्या दिया उसने, I max divided by I min is equals to how much 25। चलो आगे बढ़ो, हमको क्या पता करना है, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो पता करना होगा। द इंटेंसिटीज ऑफ द सोर्सेस मतलब I1 बाय I2 हमको पता करना है। चलिए I max क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I min क्या होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। चलो स्क्वायर रूट लो उसका, तो क्या होगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू हाउ मच 5 अंडर द ब्रैकेट A1 माइनस A2, कितना हो जाएगा ये A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5A1 माइनस 5A2। चलिए ये A1 को उधर लेकर आओ, मैं इसको डबल लिख रहा हूँ, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5A1 माइनस 5A2। ये 5A2 इधर लेकर आ दो, यहाँ पहले से ही A2 है, ये माइनस वाला A2 इधर आ गया तो प्लस वाला 5A2, यहाँ पहले से ही 5A1 है, ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस, मतलब क्या हुआ
6a2 इज इक्वल्स टू 4a1, मतलब 3a2 इज इक्वल्स टू 2a1, मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू 3/2। इसका स्क्वायर कर लो तो 9/4 इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर डिवाइड बाय a2 स्क्वायर। a1 स्क्वायर मतलब i1, a2 स्क्वायर मतलब i2 इज इक्वल्स टू 9/4। है क्या ऑप्शन 9/4? 9:4 ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। एक और खूबसूरत क्वेश्चन एसएचएम के ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में सुपरपोजिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन इज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ मोशंस दिए हुए हैं, उसने क्या दिया हुआ है, y1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये y1 दिया है हमको, ओके। और y2 कितना दिया, y2 इज इक्वल्स टू 2a, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, हाँ कैपिटल A है यहाँ, a साइन ऑफ आगे लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा ना, माइनस थीटा, सही लिखा मैंने जी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मीडियम पार्टिकल, पार्टिकल का मीडियम का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा पूछा है उसने। चलिए तो हमको पता है आर का फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है, r इज इक्वल्स टू पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पहले वाला एम्पलीट्यूड कितना है a, तो a स्क्वायर, दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड दूसरे वाला एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ फेज एंगल दोनों के बीच का कितना है थीटा, तो कितना हो जाएगा ये, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a इंटू a कितना हो गया, ये भी हो गया 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। चलिए अब क्या होगा, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो क्या मिला, 2a स्क्वायर बाहर, तो यहाँ क्या मिला 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब भाई साहब काम की चीज है, मैं यहाँ लिख रहा हूं वी नो दैट, हमको ऐसा पता है, हमको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको ना cos 2 थीटा के फॉर्मूले पता है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ ये फॉर्मूला मिलता है क्या, नहीं मिलता, माइनस में मिलता है। उसी तरह cos ऑफ 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसी फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिखूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ एक तो यहाँ आधा, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बाई 2 रहेगा, ये -1 को इधर बुला लो तो क्या मिला 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं तो r क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा कितना हुआ है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, ये 2 अंदर 4 हो जाएंगे, बाहर आकर कितना मिला 2, a स्क्वायर अंदर का बाहर आकर मिला a, cos स्क्वायर बाहर आकर मिला सिर्फ, ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। है क्या ऑप्शन। चलिए तो इस तरह हम लोग सुपरपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं सुपरपोजिशन से रिलेटेड, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद वाला कंसेप्ट बीट्स स्टेशनरी वेव्स वाला है, हम इंशाल्लाह उस लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।